Are you preparing for the class 10th board exams and looking for the SST paper? Then this video is very helpful to you. इस वीडियो को पूरा अटेंड करने के बाद आप यू विल कैपेबल टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन एसएसटी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, नेशनलिज्म इन यूरोप का ही हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट जो आज हमारा टॉपिक है। तो कहते हैं कि देयर वर ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप इन 1830। तो मेरे भाई ये तो ऐसे भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस हो गए कि आज से ये पूछा जाएगा कि यूरोप में कब इकोनॉमिक हार्डशिप था। तो 1830 में ये आप ध्यान रखेंगे। बट सवाल उठता है कि व्हाई, क्यों इकोनॉमिक हार्डशिप था यूरोप में। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चंस कि व्हाई देयर वर इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप ड्यूरिंग द 1930, तो आप क्या लिखोगे? तो डोंट वरी, नीचे आपका आंसर है बिकॉज इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो होता क्या है कि यूरोप में अचानक से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग 8-10 मिलियन पॉपुलेशन विद इन सम ईयर्स में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज पर एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है। वैसे तो वहां पर ऑलरेडी जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइक्वल था, जो कि थोड़ा बहुत आपको 9th क्लास का याद आ रहा होगा कि जो 90% एसेट था, 90% एसेट्स सिर्फ 10% पॉपुलेशन के पास था, और वहीं 10% एसेट जो था वो आपको 90% पॉपुलेशन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इस बात से भी आइडिया लगा सकते हैं कि जिस कंट्री में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली होगा तो वहां पर लोगों को सफरिंग तो होगा ही होगा, प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो दूसरी तरफ से क्या होती है कि पॉपुलेशन भी वहां पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, 8 से 10 मिलियन रैपिडली। अब होता है कि उसका रिजल्ट क्या होता है? हाई अनएम्प्लॉयमेंट। वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट का, लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप कहीं भी जान लीजिए, किसी भी कंट्री में पॉवर्टी का, हार्डशिप का, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने का अगर आपसे कोई एक रीजन पूछे ना, तो आप एक रीजन में बताएंगे वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कहीं पर भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वहां के लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगा, ये लगभग तय है। और ऐसा ही यहां पर हुआ। एक तो पॉपुलेशन बढ़ना, जब किसी कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ता है तो वहां पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका देश इंडिया भी है। आप देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है, लोगों को, यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब क्या होता है कि माइग्रेटेड पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है कि अर्बन में धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है शहरों में, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं शहर जाऊं, टाउन जाऊं, तो शायद मुझे वहां पर कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। और इस तरीके से क्या होता है कि अर्बन में पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जहां पर कि मान के चलो कि अगर वर्क वहां पर एम्प्लॉयमेंट 10 है तो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं कितना? तो 500, वहां पर 500 लोग पहुंच रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में जो टाउन है वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई हो गया और लोगों के लिए चीजों की प्राइस बढ़ गई। आपको पता ही होगा इकोनॉमिक्स में जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। अब अर्बन में चीजों की प्राइस धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। इसीलिए आज भी देखेंगे आप प्रेजेंट सिनेरियो में भी कि किसी भी शहर और गांव से तुलना करें तो गांव में चीजें आज भी सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। और वहीं शहरों की बात करें अर्बन का, तो वहां पर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से चीजों की प्राइस भी बढ़ गई। तो एक तो यहां पर आप देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ना, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, और क्या हुआ कि जो गांव के लोग थे, पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और भी ज्यादा शहरों का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। एंड शट डाउन ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री। और धीरे धीरे क्या होता है कि वहां पर जो फैक्ट्री है, छोटे छोटे फैक्ट्री है, वो बंद हो जानी शुरू हो जाती है। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सर आखिर क्यों छोटे छोटे जो फैक्ट्रीज है वो बंद हो जाएंगे? तो आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा या आपके सर ने 8th क्लास और वगैरह में पढ़े होंगे कि हमारे देश में आर्टिसंस होते थे जो अपने हाथों से चीजें डिजाइन के बनाते थे और उनको बेचा करते थे। लेकिन क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ब्रिटेन में और 1751 में। तो आप ध्यान रखेंगे कब आया था? IR इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में सबसे पहले आया था 1751 में। तो ध्यान रखेंगे। उससे क्या हुआ कि वहां पर अब मशीन किसी भी चीज को बनाएगा तो उसकी प्राइस क्या होगी? सस्ती होगी। क्यों सस्ती होगी? तो उसमें टाइम और लेबर कम लगेगा, और जब किसी चीज को बनाने में टाइम और लेबर कॉस्ट कम लगेगा तो उनकी प्राइस सस्ती हो जाएगी। तो वहां पर बनने वाले सारे जो गुड्स थे उनकी प्राइस काफी सस्ती थी। जो और यहाँ पर इंडिया में चीजों को हाथों से बनाया जाता था, जिसकी वजह से इसकी प्राइस काफी हाई होती थी। अब ऑब्वियसली है, जहां सोसाइटी में लोग पॉवर्टी से सफरिंग कर रहे हैं
तो वहां पर महंगी चीजों को डिमांड करेंगे या सस्ती चीजों को डिमांड करेंगे? तो ऑब्वियसली सस्ती चीजों को डिमांड करेंगे। अब क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है अपने मशीनों से, हाई फाई मशीनों से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाए हुए चीजों, गुड्स को वो मार्केट में ला रहा है, जिसके वजह से छोटे फैक्ट्री होते हैं उनके लिए उस कंपनी को कंपटीशन देना, उसके कंपटीशन से अपने आप को बचा पाना उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया था। क्योंकि इसको बड़ी कंपनी होती है, वो थोड़ा सा प्राइस कम भी कर देगा तो भी उसको बेनिफिट होगा, क्योंकि उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उसके पास चीजों का वेस्टेज भी तो कम होता है। इसके वजह से क्या हुआ कि शट डाउन ऑफ स्मॉल फैक्ट्री। अब इसमें भी जो लोग काम कर रहे थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। इसका मतलब जो एम्प्लॉयड थे भी वो भी क्या हो गए, वो भी बन गए क्या, अनएम्प्लॉयड हो गए। क्यों? तो ये जो छोटे छोटे जो फैक्ट्री थे वो बंद होना शुरू हो गया, क्योंकि वो बड़े इंडस्ट्री से मुकाबला नहीं कर पाते थे। अब अगला सवाल आता है कि व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएटेड हार्डशिप। आप जरा सोचिए, आज हमारे देश में जहां भी आप लोग बैठते होंगे, युवा या पढ़े लिखे लोग, तो अक्सर ये बातें करते हैं कि अगर किसी भी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो वहां पर क्या करना चाहिए कि इंडस्ट्री ज्यादा ज्यादा स्टैब्लिश करना चाहिए। जितना ज्यादा इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी बातें कर रहा है, ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ज्यादा ज्यादा इंडस्ट्रीज खुला और इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। है ना ये अजीब बात? तो आइए देखते हैं कि अजीब बात क्या ये सही है या गलत है। तो चलिए, व्हाई? बिकॉज इंपोर्ट्स ऑफ चीप, देखिए मैंने पहले कहा था कि इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। मैंने पहले ही बोला कि IR 1751 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में आया था, तो जिसके वजह से वहां पर मशीन से बने हुए जो चीप गुड्स थे, सस्ता सामान था, वो पूरे मार्केट में छा गया और जिसके वजह से जो छोटे छोटे फैक्ट्री थे उनके लिए उतना सस्ता बेच पाना उस गुड्स को इम्पॉसिबल हो रहा था। तो जिसके वजह से डू स्मॉल प्रोड्यूसर in turn faced steep competition especially in textile industries। और आपको बता भी दें कि स्टार्टिंग में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया भी था तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ही लेकर के आया था। अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ही उस समय में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड भी थे और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ही वो कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां लोग हाथों से एक एक सामान को बनाएगा, शायद आप लोगों तो नहीं देखे होंगे, लेकिन घरों में अपने अगर दादी से, मम्मी से बात करेंगे तो पहले लोग जो स्वेटर वगैरह जाड़ा में होता है, लोग हाथों से बुन बुन करके बनाते थे और अपने बच्चों को पहनाते थे। आप जरा सोचिए कि अगर हाथों से स्वेटर को बुना जाए और मशीन से, तो दोनों में फर्क क्या होगा। ये हाथों से बनाने में काफी टाइम लगेगा, एक एक सप्ताह, एक एक महीने का वक्त लग सकता है, और वही जो मशीन है वो तुरंत बना के बैठ जाएगा। अब अगर दोनों की प्राइस की बात करेंगे तो सस्ता कौन सा होगा, तो मशीन से बना हुआ। और समाज में गरीबी है तो लोग खरीदेंगे कौन सा, तो मशीन से। और आज भी देखते होंगे कि मशीन से बनी हुई चीजों का थोड़ा फिनिशिंग भी अच्छा होता है, अट्रैक्टिव भी होता है। अब बताइए आप, चीजें अट्रैक्टिव भी है और सस्ती भी है, तो लोग क्या खरीदेंगे, तो सस्ती चीजें खरीदेंगे। अब आइए, इंडस्ट्रीज वर मोर एडवांस्ड, और वहां पर क्या था कि इंडस्ट्रीज भी जो था वो बहुत ही ज्यादा एडवांस था, और जितना ज्यादा एडवांस इंडस्ट्रीज उतना ज्यादा कॉस्टिंग कम, और जितना ज्यादा कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम, उतना चीजों की प्राइस कम। आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में, इससे पहले क्या देखा हंगर हार्डशिप में, कि जो लोगों के पास क्या थी प्रॉब्लम्स, कि लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, जिसमें कि हंगर हार्डशिप हम लोगों ने डिस्कस किया। बट अब इसमें देखेंगे कि जब लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हुआ तो कब की बात है, जब लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट था, लोगों के पास खाने की दिक्कत थी। तो वैसे कंडीशन में लोगों ने क्या किया, तो फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट कर दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट ब्राउट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। अब क्या होता है कि पेरिस में इन सारी वजहों से कि लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऐसे कंडीशन में पूरे लोगों ने, पेरिस के लोगों ने सड़कों पे आ गए अपने गवर्नमेंट के अपोज करने में, प्रोटेस्ट करने में। और इतना ज्यादा इन लोगों का हैवी प्रोटेस्ट होने लगा, क्योंकि जब किसी भी देश में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं, भले पॉपुलेशन बढ़ा, इससे पब्लिक को क्या लेना देना, लेकिन फूड शॉर्टेज थी। और उसका सबसे बड़ा रीजन था मेरा भाई कि वो था रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। रिसोर्सेज का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो जिसके वजह से वहां की सोसाइटी के लोगों को सफरिंग हो रही थी। तो जिसके वजह से पेरिस, जो कि फ्रांस का कैपिटल है, आपको पता ही होगा, तो पेरिस के सड़कों पे पूरे लोग, पॉपुलेशन इकट्ठा हो गए। एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, और फाइनली लुइस फिलिप ने वहां से भाग गया, जो कि उस समय में मोनार्क था।
आपको पता याद है ना कि ये बना था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना था ये फ्रांस का, ध्यान में आप रखेंगे। और ये कब बना था? तो ड्यूरिंग जुलाई रेवोल्यूशन, ड्यूरिंग जुलाई रेवोल्यूशन, जुलाई रेवोल्यूशन में इन्हें बनाया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, जो कि 1830 में हुआ था। अब ये देखिए इनको लुईस फिलिप को क्या करना पड़ता है कि अपना कंट्री छोड़ करके भागना पड़ता है, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा लोगों का हैवी प्रोटेस्ट होता है कि अगर उस समय में लुईस फिलिप उनके सामने पकड़ा जाते तो शायद ये लोग उनको मार भी देते, क्योंकि बोला जाता है कि पेट की भूख से बड़ी दुनिया में कोई भी तकलीफ नहीं होती है, इससे बड़ी तकलीफ कुछ नहीं हो सकता है। और वहां के लोगों को यह तकलीफ झेलना पड़ रहा था लुईस फिलिप के वजह से। आउटकम्स, तो रिजल्ट क्या हुआ? जब लोगों ने सड़कों पे आए, रिवोल्ट किए, प्रोटेस्ट किए, लुईस फिलिप को भागना पड़ा, तो क्या इस प्रोटेस्ट का, इस रिवॉल्यूशन का कोई फायदा भी मिला क्या लोगों को? तो आइए देखते हैं क्या फायदा मिला है। तो पहला फायदा मिला है कि अ नेशनल असेंबली वाज प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक, और सबसे पहले अभी क्या बन गया? रिपब्लिक। अब लोगों ने सोचा कि नहीं भैया, राजा अब मोनार्क जो है वो ऐसे हम लोग नहीं बना सकते, बल्कि अब मोनार्क वैसे लोगों के जो कि हम लोगों के बीच का आदमी होगा। क्योंकि पहले मोनार्क किसको बनाया जाता था? जैसे जवाहरलाल नेहरू को हमारे देश में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो क्या उनको पब्लिक ने चुना था? तो नहीं, बल्कि उस समय में वो बड़े लीडर थे देश का, और साथ ही साथ उनको उस समय में पॉपुलर थे तो बना दिया गया। कोई वो आम जनता के बीच के लोग नहीं थे, उनके कपड़े भाई पेरिस से धुल के आते थे, बचपन से उन्होंने विदेश में पढ़ रखा था, तो वो कोई कॉमन पीपल नहीं था। एक गर्मी क्या होती है, क्या कोई एसी में बैठा हुआ इंसान समझ सकता है कि गर्मी क्या होती है, धूप में कितनी गर्मी लगती है? सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो गरीबी, जो गर्मी को झेला हो। तो वही इन लोगों का कहना था कि अब हम लोग भैया रिपब्लिक बनाएंगे, और रिपब्लिक में क्या होगा कि इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इलेक्टेड क्या होगा? इलेक्टेड बाय द पीपल होगा। वहां का मोनार्क कैसा होगा? तो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। अब लोगों का जिसके ऊपर ट्रस्ट होगा उसी को वो अपना मोनार्क के रूप में चुनेंगे। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल एबव 20 ईयर्स। अब सारे के पास, सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। तो राइट टू वोट अब सभी के पास दिया गया। कौन किसी के पास? जिनकी एज 21 ईयर्स हो गई। अब एक ही क्राइटेरिया होगा 21 ईयर्स। लेकिन ध्यान रहे कि इस रिवॉल्यूशन में भी वुमेन्स को, महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था, सिर्फ ये मेल मेंबर को ही वोटिंग राइट्स दिया गया था जिनका एज 21 ईयर्स से ज्यादा होगा। एंड ग्रांटेड राइट टू वर्क, एंड सबसे अच्छी बात कि अब लोगों को काम का अधिकार दे दिया। दैट मीन्स कि अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए। ये अब लोगों को रोजगार नहीं है, अगर कोई लोग काम करना चाहते हैं, उसके पास काम नहीं है, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट। और ये गवर्नमेंट की अब जिम्मेदारी होगी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी अवेलेबल करवाएंगे। और इसी किसके अंदर? तो राइट टू वर्क के अंदर। नेशनल वर्कशॉप्स वर सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और इसके लिए गवर्नमेंट ने अपना अलग अलग जगह पर इंडस्ट्रीज खोलना शुरू किया, जिस इंडस्ट्रीज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि गवर्नमेंट ने जब जिम्मेदारी ले ली कि मुझे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेंगे? तो उन्होंने नेशनल वर्कशॉप, जिसको सिंपली हम लोग इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना शुरू किया और जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। यहां पर नोट में देखिएगा, वैसे तो ये टॉपिक बुक में बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक जर्नलिस्ट हैं जिसका नाम है विल्हेम वुल्फ, डिस्क्राइब द इवेंट्स इन सिलेसियन विलेज अबाउट द वीवर्स इन 1845। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चंस है। तो यहां पर इवेंट्स क्या होता है कि सिलेसियन एक विलेज होता है जहां पर थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज रहते हैं और सभी के सभी वीवर्स होते हैं। और वीवर्स तो समझते हैं जो धागा को बुन बुन करके चीजों को बनाता हो, वो लोग वहां पर थाउजेंड्स ऑफ फैमिली रहते थे सिलेसियन विलेज में। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर जो बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने क्या किया कि इन लोगों से चीजों को सस्ते रेटों पे खरीद करके मार्केट में महंगो रेटों में बेचना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से यहाँ के सिलेसियन लोगों का काफी नुकसान होने लगा। और साथ ही साथ मार्केट में भी तो चीजों का डिमांड बढ़ गया, जो मशीन से बनी हुई चीजें थी, जिसकी वजह से इसके प्रोडक्ट का भी डिमांड धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। और ऐसा इन्होंने लिखा कि सिलेसियन विलेज में जहां थाउजेंड्स ऑफ फैमिली रहते थे, सब के सब फैमिली उस गांव को छोड़ करके चले गए।
ठीक है, मैंने देखा था वहां पर क्या हुआ कि जो फ्रैंकफर्ट में जो लोगों ने इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने पेरिस की सड़कों पे लोगों ने इकट्ठा हुआ था, प्रोटेस्ट किया, तो उसमें आपने देखा कि वोटिंग राइट्स मिला था। लेकिन मैंने बताया था कि सिर्फ मेल को ही वोटिंग राइट्स मिला था जिनकी एज 21 ईयर से ज्यादा थी। बट अब महिलाएं भी कहां चुप रहने वाली थी, चूंकि उन्हें भी वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। तो इन लोगों ने भी क्या किया, महिलाओं ने शुरू किया। तो अब क्या था कि एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल। अब क्या था कि अगर कुछ लोग चाहते भी थे कि वुमेन्स को भी पॉलिटिकल राइट्स मिले, तो कुछ बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल राइट्स वुमेन को मिलना एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल बातें थी। लेकिन इस कंडीशन में, इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए महिलाएं भी चुप रहने वाली वुमेन नहीं थी, क्योंकि उसे भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए था। तो उन्होंने टू गेट पॉलिटिकल राइट्स वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब महिलाओं ने भी क्या शुरू किया, अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज टाइप का बनाना शुरू कर दिया, कि एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने के बाद अपना मास तैयार करेगी और फिर सरकार के अगेंस्ट में ये लोग विरोध करेगी, प्रोटेस्ट करेगी कि मुझे भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, मुझे भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए और मुझे भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। इसके लिए अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, कि ताकि पूरे देश की महिलाएं अपने राइट्स के बारे में जाने, तो उनको भी राइट्स, और देश की महिलाएं जो इसके लिए आवाज उठा रही है वो लोग भी इनके सपोर्ट में आए, क्योंकि जितने ज्यादा देश की महिलाएं एक साथ सपोर्ट में आएंगे सरकार के ऊपर, उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो अपनी आइडियाज को, अपने इस डिमांड को सर्कुलेटेड करने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर बनाया अपना, एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। और जिसके वजह से जहां जहां भी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी, ये लोग वहां पर जाकर के अटेंड करती थी, और साथ ही साथ जहां पर डेमोन्स्ट्रेशन होता था, प्रदर्शन होता था, लोग विरोध करते थे, तो वहां भी ये लोग जाकर के उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दी। क्योंकि जहां जहां पहले क्या होता था, कहीं पर अगर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट होता था तो वहां पर महिलाएं नहीं जाती थी, लेकिन अब ये लोग जाना शुरू कर दिया कि नहीं, अगर हम लोग पॉलिटिकल मीटिंग्स में या डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम लोगों को कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। अब इसमें देखेंगे कि डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे भाई, इनको पॉलिटिकल राइट्स देने में किसी तरीके से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई गवर्नमेंट ने। तब ये लोग क्या करेंगी, when the Frankfurt Parliament convened in the Church of Saint Paul, याद ही होगा, women were allowed only as an observer to stand in the visitors gallery। अब क्या था कि जब सेंट पॉल में जो नेशनल असेंबली की मीटिंग हुई थी, क्योंकि देखिए उस समय में अलग अलग रूलर्स थे, जिसकी वजह से वहां पर कोई स्पेसिफिक पार्लियामेंट की बिल्डिंग नहीं थी, जैसा कि आज दुनिया के सभी देशों में आप देखते हैं। तो उस समय में सेंट पॉल चर्च जो था ना, बहुत बड़ा चर्च था, उसी में आपको कन्वेंट कर दिया गया, क्या चीज, तो नेशनल असेंबली को। वहां पर अब की बार जो महिलाएं थी उसको एंट्री तो मिला, लेकिन उसको सिर्फ ऑब्जर्वर गैलरी में, जो ऊपर वाला फ्लोर होता, वहां पर बैठ करके सिर्फ खड़े होकर के वो लोग नीचे देख सकती थी कि किस तरह के नेशनल असेंबली में चीजों पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, किस तरह के लॉ बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें सिर्फ उसको देखने का अधिकार था। जबकि इन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट की, अपने सरकार के अगेंस्ट में डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट की, इन्होंने अपना न्यूज़पेपर में अपने आइडियाज को सर्कुलेटेड किया, लोगों को, सारी महिलाओं को यूनाइटेड किया, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिला। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप सीख लो कि जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, इसमें दो तरह के राइट्स आते हैं मेरे भाई, जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। एक है राइट टू वोट, एंड दूसरा है राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ये जो दोनों ही राइट्स है ना, ये पॉलिटिकल राइट्स कहलाते हैं। अब इन लोगों को पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, इसके लिए महिलाएं, तो आगे हम लोग देखेंगे क्या उनको पॉलिटिकल राइट्स मिलता है। तो जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा वो जर्मन यूनिफिकेशन पे, जर्मन मेकिंग ऑफ जर्मनी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।